Hello students, how are you all? In today's class, we will be discussing our new topic that is foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम पता करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है या कैसे डिसाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। दो वर्ड से मिलकर बना है फॉरेन एंड एक्सचेंज। फॉरेन मीन्स ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल नो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री को छोड़कर जितनी भी बाहर की कंट्रीज हैं वो सभी हमारे लिए क्या है, फॉरेन कंट्रीज हैं। तो फॉरेन या फिर अब्रोड से हम क्या करें, एक्सचेंज करें। एक्सचेंज करने का मतलब क्या है, लेन देन करना, कोई भी ट्रांजैक्शन करना। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या चाहिए आपको, ज़रा सोचिए। आपको ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से या फिर यूएसए से या फिर अफगानिस्तान से या फिर दुबई से आपको क्या करनी है, कोई लेन देन करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, कुछ एक्सचेंज करना है। अब बताइए, उस एक्सचेंज करने के लिए कुछ आपको परचेज करना है या फिर सेल करना है, उसके लिए उस एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है आपके पास, मनी चाहिए। मनी मीन्स करेंसी चाहिए। अब आप ये बताइए, अगर आपको दुबई से या फिर इंग्लैंड से अगर कोई चीज़ परचेज करनी है तो क्या हम गांधी वाले नोट लेके जाएंगे यानी रुपीस लेके जाएंगे वहाँ पर, क्या हमें रुपीस रिक्वायर्ड है? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए वहाँ पर क्या होगा, क्या होगा? यूएस में अगर आपको चेंज कराना है तो क्या होगा, क्या होगा? बेसिकली डॉलर्स, उसी देश की करेंसी होगी। तो बेसिकली जब हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी। इसका मतलब ये है कि अपनी करेंसी को छोड़कर यानी इंडियन रुपी को छोड़कर किसी भी देश की रुपी को उठा लो, पाकिस्तान रुपी को उठा लो, चाहे चाइना के मनी को, करेंसी को उठा लो या फिर अमेरिकन करेंसी को उठा लो, किसी भी करेंसी को आप वहाँ पर उठा लीजिए, वो सब हमारे लिए क्या है, एक फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू द फॉरेन करेंसी ओनली। क्या है फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज एक फॉरेन करेंसी है। अपनी डोमेस्टिक इंडियन रुपी को छोड़कर हमारे लिए सभी करेंसीज क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री से इंडिया रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद द आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। विद द आरबीआई ही क्यों कहा है? फॉरेन करेंसीज विद द आरबीआई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों कहा गया है या फिर स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी क्यों कहा गया है? अगर आप रिकॉल कर सकें तो बैंकिंग सेक्टर में जब हम आरबीआई के फंक्शंस पढ़ रहे थे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था। वो क्या था? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है आरबीआई को छोड़कर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़कर किसी के पास भी, या फिर कोई इंडिविजुअल, ना कोई कमर्शियल बैंक, ना कोई कंपनी, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने पास जो है फॉरेन करेंसी को रख सके। अगर रखती है तो वो ब्लैक मनी बन जाता है, वो लीगल नहीं है। सिर्फ आरबीआई के पास ओनली अथॉरिटी है कि वो अपने पास फॉरेन करेंसी को स्टॉक करके रख सकती है। तो जब हम फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक की बात करते हैं तो बेसिकली हम क्या बात करते हैं, क्योंकि एक कंट्री में, इंडिया में, फॉरेन एक्सचेंज कौन रख सकता है अपने पास? सिर्फ आरबीआई रख सकती है। तो आरबीआई के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी फॉरेन करेंसी है, चाहे वो यूएस डॉलर हो, चाहे वो ब्रिटेन की करेंसी हो, चाहे पाउंड्स हो, चाहे कुवैती दिनार हो, कुछ भी हो, जितनी भी करेंसीज है, वो कोई भी करेंसीज का स्टॉक आरबीआई के पास है, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मतलब है फॉरेन करेंसी। इंडियन रुपी को छोड़कर, गांधी वाले नोट को छोड़कर जितनी भी करेंसी है वो सब हमारे लिए क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़ में बहुत बार आता है, डॉलर हाईएस्ट चल रहा है, अपनी हिस्ट्री में सबसे महंगा हो गया है डॉलर। सुना होगा आपने, डॉलर 85 का मिल रहा है, डॉलर 87 का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है डॉलर 87 का मिल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि किसी भी एक डॉलर को खरीदने के लिए यानी किसी एक करेंसी की यूनिट को खरीदने के लिए हमको अपने रुपीस की फॉर्म में कितने रुपए देने हो रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी आपको एक फॉरेन करेंसी की यूनिट परचेज करनी है, चाहे वो कुवैती दिनार हो, चाहे सऊदी अरब की करेंसी हो, चाहे वो इंग्लैंड की करेंसी हो, चाहे यूएस की करेंसी हो, चाहे नेपाल की करेंसी हो, कहीं की भी करेंसी हो। अगर वहाँ का एक यूनिट हमको खरीदना है तो उसका एक यूनिट हमारे मनी में कितनी वैल्यू रखता है, उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या है? द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी
डोमेस्टिक करेंसी कौन सी करेंसी होती है? हमारी रुपीस, कंट्री की ऑन करेंसी जो होती है। जैसे इंडिया के लिए हम क्या कहेंगे? रुपीस हमारी क्या है? डोमेस्टिक करेंसी है। तो इंडिया की जो अपनी करेंसी है उसको हम रुपीस कहते हैं, या फिर किसी भी कंट्री की उसकी ऑन जो करेंसी होती है उसको डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, अब्रोड की, जिससे इंडिया अपनी कंट्री को छोड़कर कंट्री के बाहर की कंट्रीज की जितनी भी करेंसीज हैं उनको हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी जिस रेट पर हम उसको एक्सचेंज करते हैं। इन अदर वर्ड्स, क्राउथर आ सकता है आपको क्वेश्चन में, आपको डेफिनेशन गिवन हो और पूछा जा सकता है डेफिनेशन बताइए किसने गिवन दी है, किसने? फॉरेन एक्सचेंज की। तो इन द वर्ड्स ऑफ क्राउथर के वर्ड्स में क्या है? द रेट ऑफ एक्सचेंज मेजर्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी विच इज एक्सचेंज इन द फॉरेन मार्केट फॉर वन यूनिट ऑफ अनदर। एक यूनिट खरीदने के लिए आपको कितने, अपनी करेंसी में कितना देना है, वही क्या है? बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट है। क्लियर, समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी सिंपल, और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जिस रेट पर हम एक बाहर की करेंसी अपने रुपीस में कन्वर्ट करते हैं जब, या फिर बाहर की एक यूनिट परचेस करने के लिए जितना पैसा हम देते हैं उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। सिस्टम की बात की जाए, सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो बेसिकली दो सिस्टम्स हैं, एक है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दो हैं आपके, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि पहले यही प्रिवेल करता था, पहले यही चलता था। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो करंटली चल रहा है, ठीक है। और क्या है कि ऐसा नहीं कि फिक्स एक्सचेंज रेट अभी भी नहीं है, अभी भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो आप आज के टाइम की जो करेंसी हम इवैल्यूएट करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हम पता करते हैं वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पर पता करते हैं। लेकिन पहले फिक्स एक्सचेंज रेट को, सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद ही हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के सिस्टम पर जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट तो आपको समझ में आ गया, फिक्स का मतलब है फिक्स हो गया है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो फिक्स कौन करेगा? तो बेसिकली क्या होता है कि जब एक कंट्री में उस कंट्री की अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर आप कहो इन नॉर्मल टर्म्स में गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से एक एक्सचेंज रेट फिक्स करती है। मार्केट में जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, इक्विलिब्रियम रेट कोई भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट वॉलंटियरली खुद ये डिसीजन लेती है कि करेंसी को, यानी रेट को कहाँ पर फिक्स करना है। कभी कभी वो हाई फिक्स कर देती है तो कभी कभी लो फिक्स कर देती है। तो जिस सिस्टम में एक गवर्नमेंट वॉलंटियरली, या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी एक कंट्री की वॉलंटियरली खुद से एक एक्सचेंज रेट एक फिक्स करती है, उसको हम कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑफिशियली फिक्स्ड और डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कोई भी मॉनेटरी या सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री डिस्कस करती है। अभी हमें दो ऑप्शंस हैं। अब रेट को वो मार्केट इक्विलिब्रियम रेट से हाई फिक्स कर सकती है गवर्नमेंट, और उससे लो भी फिक्स कर सकती है। अब हाई फिक्स कर सकती है तो क्यों करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को ऐसा क्या फ़ायदा होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो उसको हाई फिक्स कर रही है रेट को, या फिर अगर लो फिक्स कर रही है तो क्यों लो फिक्स कर रही है, क्या उसके रीजंस होंगे? पहले आप ये थोड़ा सा ड्रामेटिकली थोड़ा समझ लीजिए, फिर कर्व के थ्रू थोड़ा सा समझ लीजिए कि कर्व के थ्रू मैं क्या बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये कैसे फिक्स करने की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद हम इसको क्लियरली जो है समझेंगे। ओके, देखिए नॉर्मली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, जब हम इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करता है, यहाँ पर हम रेट लेते हैं, एक्सचेंज रेट लेते हैं, और यहाँ पर हम जो है वो आपका डिमांड एंड सप्लाई लेते हैं फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ओके, मैं एफई से डोनेट कर रहा हूँ, किससे डोनेट कर रहा हूँ? एफई से डोनेट कर रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज है। अब डिमांड का आपको पता है कर्व कैसे बनती है, इस तरह डिमांड बनती है। ये कर्व सप्लाई की है, तो सप्लाई है, डिमांड कर्व है, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम रेट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम रेट, यानी जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब गवर्नमेंट वॉलंटियरली क्या करती है, खुद से इस रेट को चेंज करती है। अब दो ऑप्शन है, या तो इस रेट से ऊपर का रेट का मतलब है यहाँ पर फिक्स कर सकती है, ठीक है, यहाँ पर फिक्स कर सकती है, या फिर हो सकती है गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इससे लोअर पे फिक्स कर सकती है,
ठीक है। तो R1 की अगर हम बात करें तो R1 हमारे लिए क्या है, ये हाई रेट है, हाई फिक्स कर रही है इक्विलिब्रियम से, और R2 का मतलब है ये लोअर रेट पर फिक्स कर रही है, किससे, इक्विलिब्रियम से। क्लियर है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वो खुद से फिक्स करती है तो वो इस रेट को छोड़कर जो इक्विलिब्रियम मार्केट में चल रहा है, प्रिवेल कर रहा है ऑटोमेटिकली, उसको छोड़कर वॉलंटियरली इस रेट को या तो ऊपर फिक्स करती है या फिर नीचे फिक्स करती है, तो उसी को हम कहते हैं बेसिकली क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर है कि नहीं है। यानी फिक्स सिस्टम में इसी को हम कहते हैं कि इस तरह गवर्नमेंट जो है इसको फिक्स करती है। अब समझ लेते हैं गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है। पहले तो एक सिंपली एक और चीज़ समझ लीजिए आप, कि रेट का बढ़ना आपकी करेंसी पर क्या इफेक्ट डालता है, ये और समझ लीजिए। रेट का बढ़ना, मान लीजिए आपका रेट देखिए, ये देखिए $1 इज इक्वल टू ₹87, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। $1 इज इक्वल टू ₹85 ले लेते हैं, और $1 इज इक्वल टू ₹70 ले लेते हैं, सपोज करो। क्लियर है। अब यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये रेट हमारा फिक्स है जो चल रहा है, अभी जो प्रिवेल कर रहा है। ओके, अगर रेट को मैं ऊपर बढ़ाता हूँ तो रेट को बढ़ाने का मतलब है मेरी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। याद रखना, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो करेंसी की वैल्यू जो है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होती है। क्या होती है, कम होती है। यहीं पर अगर ऑपोजिट हम करते हैं, रेट को अगर डिक्रीज करते हैं, तो रेट को डिक्रीज करने का मतलब है कि करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, रेट जब बढ़ा, हाई हुआ, तो मुझे ₹2 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए, ₹2 एक्स्ट्रा, यानी अब 87 का हो गया, पहले 85 का था, अब ₹2 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं सेम चीज के लिए, तो महंगा हो गया ना, तो मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। अब यहां पर देखेंगे इस वाले सीन में तो क्या है, मुझे $1 के लिए ₹70 देने पड़ रहे हैं, यानी मेरे इंडियन रुपीस में पहले जो 85 में पावर थी, अब वो पावर सिर्फ 70 में है। इसका मतलब मेरा ताकतवर हो रहा है पैसा, यानी मेरा पैसा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वैल्यू में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो रेट अगर बढ़ता है तो डोमेस्टिक करेंसी का रेट घटेगा, डिवैल्यूएट होगी, डिप्रिशिएट होगी करेंसी, और अगर रेट घटता है तो अप्रिशिएट होगी करेंसी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है। ये समझाने, ये आप समझ गए होंगे। अब जो है हम इस फिक्स एक्सचेंज रेट के जो इम्प्लीकेशंस हैं और गवर्नमेंट क्यों रेट को हाई या लो फिक्स करती है, वो चीज़ों को देखेंगे। तो फिक्स एक्सचेंज रेट आपको समझ में आ गया। अब पहली चीज़, व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम से हाई, ऊपर, तो ऊपर का मतलब क्या है, करेंसी बढ़ेगी घटेगी। यानी पहले आप 85 दे रहे थे, यानी आप ऐसा समझ लीजिए अभी ₹87 इज इक्वल टू $1 है, और अब इसके ज़्यादा क्या हो जाएगा, ₹90 इज इक्वल टू $1 फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। तो यह क्या कर दिया, हाई फिक्स कर दिया, यानी ज़्यादा पैसा जो है फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। समझ में आया कि नहीं इस एग्जांपल से। तो ये वाली सिचुएशन है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, पहले सीख लेते हैं क्या है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, याद रखना डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट में सिस्टम में पढ़ने को आता है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में पढ़ने को आएगा। ठीक है, हम डिटेल में लास्ट एंड ऑफ द क्लास भी थोड़ा सा ये वेरीफाई कर देंगे। तो डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी का मतलब इट ऑकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली मतलब है वॉलंटियरली, खुद से, गवर्नमेंट खुद से क्या करती है, रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। याद रखिए यहाँ पर मार्केट फोर्सेस जो कि सप्लाई और क्या है, डिमांड है, उनका कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट ने खुद से फिक्स किया है, डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं रहता है। अब ऐसा करेगी क्यों जानबूझकर एक गवर्नमेंट अपनी करेंसी को कम करेगी, डिक्रीज करेगी? तो देख लीजिए क्या होगा। टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए जब अपनी करेंसी को डिक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या है, जब बाहर के लोग जो हैं, हमारा पैसा सस्ता हो गया, जब हमारा पैसा सस्ता हो गया तो बाहर के लोगों के लिए हमारी चीज़ें क्या हो गई, सस्ती हो गई। तो जब सस्ती हो गई हमारी चीज़ें तो वो ज़्यादा खरीदेंगे हमारी चीज़ें, जब वो ज़्यादा खरीदेंगे हमारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो
एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगा। डिक्रीज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स डिक्रीज करेंगे। अब हमारे लिए तो महंगा हो गया ना, हमारे लिए तो डॉलर महंगा हो गया, तो हम तो बाहर की चीज़ें हमारे लिए क्या हो गई, महंगी हो गई। जब बाहर की चीज़ें हमारे लिए महंगी हो गई तो हम बाहर से खरीदना कम कर देंगे। जब बाहर से खरीदना कम करेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। याद रखिए एक्सपोर्ट्स देखिए बाहर की तरफ से कि उनके लिए हमारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, इसलिए वो ज़्यादा खरीदेंगे तो हम ज़्यादा बेचेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंपोर्ट्स के लिए अपनी तरफ से देखिए, हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया तो बाहर की चीज़ें महंगी हो गई तो हम इंपोर्ट्स कम करेंगे। अब इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारी चीज़ें सस्ती तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। ट्रेड बैलेंस रिमूव कर देंगे। ट्रेड इम्बैलेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इधर उधर चले जाते हैं, उस बैलेंस में उसको ला देंगे हम, इम्बैलेंस को खत्म कर देंगे। ट्रेड बैलेंस हम बीओपी में पढ़ेंगे। ओके, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट्स, उसको हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि बाहर से तो हम खरीदना कम कर देंगे। जब इंपोर्ट डिक्रीज होंगे तो हम कहाँ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम डोमेस्टिक गुड्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और उनकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे। क्लियर एवरीबॉडी। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है, पॉइंट्स याद रखिए, इसलिए गवर्नमेंट जो है डिवैल्यूएशन करती है। अब इंप्लीकेशन देख लीजिए इसका। इंप्लीकेशन से क्या होगा, डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। डिवैल्यूएशन आपने क्या, करेंसी का इंक्रीज किया तो बाहर के लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे यहाँ पर। जब हमारे यहाँ पर बाहर के लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो रेट डाउन हो जाएगा। हम ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको क्लियरली समझाएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इस चेन रिएक्शन को समझिए। क्लियर है, अभी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जब समझाएंगे तो अब बताएंगे हम। तो सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ी तो लोगों के पास ज़्यादा आ गया तो वो डिमांड कम करेंगे उस चीज़ की, तो रेट कम हो गया। रेट कम हो गया तो ये तो ऑपोजिट हो गया। गवर्नमेंट चाहती थी डिवैल्यूएट, रेट को बढ़ाना वॉलेंटियरली, लेकिन ये तो क्या हो गया, रेट कम हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें आरबीआई क्या करेगी, उस एक्सेस सप्लाई को ऑब्जॉर्व करेगी, यानी फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास रख लेगी। तो फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो आरबीआई के साथ बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आरबीआई के साथ बढ़ जाएंगे, उसको ऑब्जॉर्व करेगी और फिर से रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो ये है आपके इम्प्लीकेशन, यही चीज इसमें लिखी हुई है वर्ड्स में। आप देखेंगे डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इससे क्या होगा, फॉल इन द एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। एक्सचेंज रेट गिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिवैल्यूएशन का फिर फायदा क्या, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, द गवर्नमेंट अब्जॉर्ब कर लेगी एक्सेप्ट सप्लाई बाय वे ऑफ इट्स ऑन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी। उसको क्या कर लेगी, खुद से परचेज करके और उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी इंटरनेशनल मार्केट में, और इस तरह गवर्नमेंट रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स क्या है, बढ़ जाएंगे, राइज कर जाएंगे। गवर्नमेंट फॉरेन रिजर्व्स क्या कर जाएंगे, राइज कर जाएंगे। क्लियर है। ये चेन रिएक्शन याद रखना, पूछा जा सकता है, बताइए डिवैल्यूएशन में फॉरेक्स रिजर्व जो गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी वो बढ़ेगी कि कम होगी। तो चेन अगर आपको याद रहा तो आप आज तुरंत आंसर कर पाओगे, तो रिजर्व्स बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट लोअर देन इक्विलिब्रियम लेवल। लोअर देन का मतलब है रेट को कम कर दिया, मान लीजिए डॉलर 1 रुपये का मिल रहा था हमें, $1 जो है वो पहले मिल रहा था 87 का, अभी वो सेम डॉलर हमको मिल रहा है कितने का, वो सेम डॉलर हमको मिल रहा है लाइक ₹70 का। तो यहाँ पर हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। अब ये खुद से फिक्स किया है। ओके, क्या है, इट रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी इट ऑकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी डेलिबरेटली रेज्ड। अगर डेलिबरेटली कम कर दी जाए, रेट को बढ़ा दिया जाए तो वो डिवैल्यूएशन है, रेट को कम कर दिया जाए तो रिवैल्यूएशन है। ओके, गवर्नमेंट बाय लोअरिंग द एक्सचेंज रेट द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डू नॉट प्ले, कोई भी रोल यहाँ पर प्ले नहीं करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है वाई रिवैल्यूएशन। द सेम जैसे डिवैल्यूएशन क्यों था उसका ऑपोजिट हो जाएगा वाई रिवैल्यूएशन। कंपटीशन बढ़ जाएगा मार्केट में, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपके लिए सस्ती होगी तो बाहर की चीज़ें आप खरीदना पसंद करोगे। जब बाहर की चीज़ें खरीदोगे तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या बन जाएगा, इंटरनेशनल कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे, ऑब्वियस बात है। अब आपको पैसा कम मिल रहा है, जब पैसा आपको कम मिल रहा है, हमारा पैसा महंगा हो गया तो लोग हमारा कम, उनके लिए महंगा हो गई हमारी चीज़ें, जब वो महंगी हो गई तो कम खरीदेंगे तो इस तरह एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे।
इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर सस्ता हो गया तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, और ज़्यादा खरीदेंगे तो इंपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए इन्फ्लेशन को अगर रिड्यूस करना है तो डिवैल्यूएशन करेंगे करेंसी का या फिर रिवैल्यूएशन करेंगे करेंसी का। वॉलंटरली फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो क्या करेगी गवर्नमेंट? रिवैल्यूएशन करेगी। याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या करेगी? रिवैल्यूएशन करेगी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज महंगे प्राइजेस चार्ज ना करे, और कंपटीशन का माहौल होगा तो अच्छी गुड्स बनाएंगे और सस्ते दामों पर भी बेचेंगे। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी का मार्केट में, ठीक है, एक्सेस डिमांड हो जाएगी। एक्सेस डिमांड क्या करेगी? वुड इंक्रीज द रेट, रेट को फिर से बढ़ा देगी, रेट को बढ़ा देगी तो फिर फायदा क्या रिवैल्यूएशन का? तो आरबीआई क्या करेगी? अपने फॉरेक्स को रिलीज करेगी, यानी फॉरेक्स रिजर्व्स को पहले परचेज कर रही थी डिवैल्यूएशन के केस में, इसमें क्या करेगी? रिलीज करेगी, यानी बेच देगी। जब इसको बेचेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो रेट ऑटोमेटिकली फिर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? चेन रिएक्शन है, वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो। ओके, नाउ कौन सी कंट्रीज हैं जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी को प्रिफर करती हैं? तो मोस्टली जो हमारी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक इंडिया और लाइक बांग्लादेश एंड ऑल, इस तरह की कंट्रीज इस तरह के सिस्टम में ला सकती हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी कर सकते हैं। रीजंस क्या क्या है, क्यों ऐसा करती हैं वो रीजन सबसे पहला है डिवैल्यूएशन का implying a planned fall in the value of the domestic currency। क्या मतलब है? is expected to raise the demand for the domestically produced good, यानी domestically produced goods की डिमांड को बढ़ाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी है एक कंट्री जो है वो डिवैल्यूएट कर सकती है करेंसी। इसमें एक्सपोर्ट्स क्या है? बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या कर सकती है? दिस फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एसेंशियल गुड्स को ही हम सिर्फ इंपोर्ट करेंगे, अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती हो गई है, यानी बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और दूसरा क्या है? टू प्रमोट जीडीपी, जीडीपी को प्रमोट करने के लिए जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मोस्ट कॉमनली डिवैल्यूएशन का जो है सिस्टम अपनाती हैं। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से पहले एक और सिस्टम था, वो था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जो कि 1920s में था। इसको 1920s में बेसिकली क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था, ठीक है, 1920s में इसको खत्म कर दिया गया था। 1920s से पहले आपका गोल्ड स्टैंडर्ड था। क्या का मतलब था? हर एक करेंसी, हर एक कंट्री की करेंसी को बैकअप करता था गोल्ड, यानी किसी कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उसकी करेंसी उतनी ज़्यादा हाई होगी, उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा रहेगी। और जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व्स कम रहेंगे उस करेंसी की मनी की वैल्यू या फिर उसकी करेंसी की वैल्यू उस कंट्री की क्या रहेगी? कम रहेगी। उसी को हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब है तो फिक्स एक्सचेंज रेट टाइप का ही, लेकिन ये बैकअप करता है किससे? गोल्ड को बैकअप करता है। इसमें क्या है? इसको और क्या कहा जाता है? मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी भी कहा जाता है। याद रखिए, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को क्या कहा जाता है? मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पैरिटी भी कहा जाता है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मोस्ट कंट्रीज का 1920 से पहले गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी दो करेंसीज के बीच में गोल्ड ही एक मीडियम बनता था कि कितना देना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको $1 खरीदना है, तो $1 खरीदना है तो मान लीजिए $1 से जो गोल्ड की कीमत है वो आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ओके, जज मत करना कि ये है 0.1 ग्राम मान लीजिए आप आ रहा था। $1 में कितना ग्राम आ रहा था? 0.1 ग्राम गोल्ड आप खरीद सकते थे $1 में। अब इंडियन रुपीस में उसको चेंज करना, तो मान लेंगे यही चीज, देखेंगे यही चीज सॉरी, एक कंट्री में यही चीज 1 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए मान लीजिए इंडिया के रुपीस में देखें तो 100 रुपए लगते हैं। क्या लिखते हैं? 100 रुपए लगते हैं। गोल्ड है ये क्या है? गोल्ड है। गोल्ड एक कंट्री में कितना लगता है? क्लियर है?
डॉलर 1 से 0.1 ग्राम लगता है, और अगर 0.1 ग्राम इंडिया में खरीदना है तो कितने रुपए लगते हैं? 100 रुपए लगते हैं। तो अल्टीमेटली $1 की कीमत क्या हो जाती है? 100 रुपए यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह रेट को फिक्स किया जाता था, लेकिन यहाँ पर मेन जो सिस्टम रहता था वो क्या रहता था? गोल्ड रहता था। समझ में आया कि नहीं आया? डॉलर एक यूएसए में मान लीजिए $1 में 0.1 ग्राम गोल्ड मिलता है। 0.1 ग्राम गोल्ड अगर आपको इंडिया में खरीदना है तो 100 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस तरह $1 की कीमत कितनी हो गई? 100 रुपये हो गई। इस तरह रेट फिक्स किया जाता था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से पहले, जहां पर गोल्ड मेन था। वाई वॉज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्सचेंज रेट अबेंडेंट? क्यों हटा दिया गया? ये इसलिए हटा दिया गया कि वो कंट्रीज जिनके पास गोल्ड रिजर्व्स नहीं है तो उनको अब फ्यूचर में कोई मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए, क्योंकि गोल्ड तो बना नहीं सकते ना, सोना तो नेचुरली पाया जाता है, तो बना तो सकते नहीं है। तो जब नहीं बना सकते तो उनकी करेंसी, उनको मौका ही नहीं मिलेगा डेवलप करने का, ग्रो करने का इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए इस गोल्ड स्टैंडर्ड को मार्केट से खत्म कर दिया गया था। बिकॉज क्या चाहिए थे? लॉट्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ गोल्ड चाहिए थे, जो कि मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे डिमांड फॉर गोल्ड बढ़ गई, बट द सप्लाई ऑफ गोल्ड वाज शॉर्टेज थी, स्कार्स थी, इसलिए वो डिमांड को मैच नहीं कर सकती थी। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद पहले था डिस्पैरिटी। फिक्स एक्सचेंज सिस्टम तो बाद में आया, पहले था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, फिर उसके बाद आया ब्रिटेन वुड सिस्टम। जब लगा कि नहीं यार इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो 1944 में, कितने में? 1944 में एक मीटिंग रखी गई। कहाँ पर मीटिंग रखी गई? 1944 में, ठीक है, एक मीटिंग रखी गई। वो मीटिंग क्या थी? कहाँ पर रखी गई? यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस एक हेल्ड किया। किस जगह पर? ब्रिटेन वुड्स। कहाँ पर? यूएसए में। कहाँ पर एक मीटिंग रखी गई? 1944 में, 1944 में ये यूनाइटेड नेशंस ने मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया। कहाँ पर? ब्रिटेन वुड्स एक जगह का नाम है। कहाँ पर? यूएसए में, जो किसने क्या? आईएमएफ ने स्टैब्लिश किया था। वहाँ पर ये मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए गए? उस मीटिंग में लिए गए क्या क्या डिसीजंस लिए गए? पहली बात, सारी करेंसीज को एक करेंसी के साथ जोड़ देंगे। सभी करेंसीज को किसके साथ जोड़ देंगे? एक करेंसी के साथ जोड़ देंगे। लेकिन पहले गोल्ड के साथ था, अब किसके साथ जोड़ देंगे? करेंसी को एक यूनिट करेंसी के साथ जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर कौन थी वो करेंसी? सारी करेंसीज को किस से जोड़ा गया? यूएस डॉलर से जोड़ा गया। तो पैक्ट का मतलब है एक साथ मिला देना, एक से रिलेट कर देना। तो किससे रिलेट कर दिया? यूएस डॉलर से रिलेट कर दिया। पहला डिसीजन लिया। दूसरा डिसीजन क्या? यूएस डॉलर की जो कीमत तय हुई वो किससे तय हुई? गोल्ड वैल्यू से तय हुई। इसका मतलब है अल्टीमेटली अभी भी गोल्ड ही यहाँ पर क्या था? बैकअप था। क्या था? बैकअप था यूएस डॉलर की प्राइस को फिक्स करने के लिए, और यूएस डॉलर बैकअप था बाकी करेंसीज के प्राइस को फिक्स करने के लिए। इस तरह था। क्लियर है? जैसे कि इस तरह चल रहा है, पहले चल रहा है गोल्ड, गोल्ड से फिक्स होता है डॉलर, और डॉलर से फिक्स होता है अदर करेंसीज। क्लियर है? तो अल्टीमेटली बैकअप क्या? गोल्ड, और बाकी करेंसीज का बैकअप क्या? डॉलर। इस तरह ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये अपना गया। पहला डिसीजन, सबको पैक कर दिया गया यूएस डॉलर में। अल्टीमेट बैकअप क्या था? यूएस डॉलर का गोल्ड था। दूसरा, वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। तो अल्टीमेटली बैकअप यहां पर क्या हो गया? गोल्ड ही हो गया। ठीक है, अल्टीमेटली बैकअप क्या हो गया? गोल्ड ही हो गया। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन एनी टू करेंसीज। एडजस्टमेंट इन द पैरिटी ऑफ वैल्यू वाज पॉसिबल। लेकिन देखो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी गोल्ड स्टैंडर्ड और पैक्ड सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है? इसको एडजस्ट किया जा सकता था, इसको एडजस्टेबल था ये, इसको एडजस्ट, इसमें चेंजेस ला सकते थे। लेकिन वो चेंजेस तभी पॉसिबल थे जब आईएमएफ क्या करती? अप्रूव करती। आईएमएफ क्या करती? अप्रूव करती, तभी ये सिस्टम था। अब क्योंकि ये ब्रिटेन वुड्स में ये सारी डीलिंग्स हुई, ये सारी मीटिंग हुई, इसलिए इसको कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन वुड्स में हुआ। कब हुआ? 1944 को हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन वुड्स की जगह पर यूएसए में। किसने हेल्ड किया? वो आईएमएफ ने वो मीटिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड की। समझ में आया? उसके नाम पर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम रखा गया। क्या डिसीजन लिए गए? सारी करेंसीज को एक डॉलर के साथ, एक करेंसी के साथ पैक कर दिया गया, डॉलर के साथ पैक कर दिया गया। इसलिए इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसको एडजस्ट किया जा सकता है। किसकी अथॉरिटी के थ्रू? आईएमएफ की अथॉरिटी के थ्रू ही इसको एडजस्ट किया जा सकता। अल्टीमेटली बैकअप क्या था? गोल्ड ही अल्टीमेटली बैकअप था। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं आया? नाउ
इसको भी अबंडन कर दिया गया था, दिस सिस्टम को भी, ये सिस्टम चला 1920 से पहले गोल्ड सिस्टम था, फिर गोल्ड स्टैंड सिस्टम आकर फिर 1944 में ब्रिटेन वुड सिस्टम चला, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया, सॉरी 1921 से पहले। देखिए ये आ सकता है एग्जाम्पल में कि कौन कैसे पहले था, तो कौन कैसे पहले था ये एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में आ सकता है, नॉर्मली आता है एग्जाम में। आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आपको अरेंज करना पड़ता है, उनको उनके हैपनिंग के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, उनको उनकी हैपनिंग के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है। तो याद रखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आया आपका गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद फिर आपका जो यहां पर आया वो आया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आया, फिर आपका आया ब्रिटेन वुड सिस्टम, और लास्ट में आपका आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये 1920 से पहले तक था, उसके बाद ये खत्म हो गया। ये 1920 से नॉर्मली 1944 तक रहा, लेकिन अभी भी वैरी करता है क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी ये डिसीजंस ले सकती है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गया कंप्लीटली। ब्रिटेन वुड सिस्टम 1944 से 1977 तक रहा, और 1977 से ये अभी तक क्या है, कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि कौन सा पहले आया उसको अरेंज करो उस तरह करके। तो अब आ जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ सिस्टम। फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है, आप एक पेपर या फिर पत्ते को पानी में डालिए, वो लहरों के साथ कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है, कभी डूबता है, कभी ऊपर आता है, यानी तैरने लग जाता है, फ्लोट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। क्योंकि ये भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेकिन ना बिल्कुल नीचे चला जाता है ना बिल्कुल ऊपर चला जाता है, चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसको फ्लोटिंग रेट भी कहा जाता है, या फिर फ्री एक्सचेंज रेट भी सिस्टम इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फ्री मार्केट में ये डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से ये डिसाइड होता है, इसमें कोई भी अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करता, गवर्नमेंट खुद से फिक्स नहीं करती, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है। याद रखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं था, मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं था, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपका गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये किसके बेसिस पर डिटरमिन किया जाता है, डिमांड और सप्लाई बेसिस पर किया जाता है। कैसे, ये मैंने आपको उस एग्जांपल में भी समझाया था जब मैं फिक्स एक्सचेंज रेट आपको बता रहा था, इक्विलिब्रियम का तौर पर मैंने समझाया था, फिर से समझा देते हैं। तो बेसिकली ये किस पे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, ये y है हमारा और ये x है, ओके। ये बेसिकली समझाया जाता है, देखिए डिमांड हमारी होती है ये हो गई हमारी डिमांड, और ये हो गई हमारी सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है, ओके। यहाँ पर हम ले रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई, और ये है हमारा रेट जो बता रहा है। तो जहां पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जहां पर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, यानी जहां पर डिमांड फॉर एक्सचेंज इक्वल टू सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, डिमांड इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसी को हम इक्विलिब्रियम रेट कहते हैं और उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कह देते हैं। तो ये हमारा एफ ही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम पर जहां पर डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है, इसी को हम कहते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। याद रखना प्राइस नहीं है, रेट है, ये क्या है, रेट है, समझ में आया। तो इस तरह डिसाइड किया जाता है, किसमें हमारा जो है डिसाइड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में रेट को फिक्स करती है। अब यहाँ पर डिमांड चेंज होगी तो रेट भी चेंज होगा, वो देखेंगे हम, ओके, वो चीज़ें देखेंगे हम एंड ऑफ द क्लास में, इस क्लास के बिल्कुल एंड में देखेंगे वो क्या है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैक्स किस पर डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है, डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज में इनवर्सली रिलेशनशिप है, यानी डिमांड बढ़ेगा तो हमारा रेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
इन्वर्सली रिलेटेड, जितनी ज़्यादा आप डिमांड करोगे फॉरेन एक्सचेंज की उतने ही रेट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इन्वर्सली रिलेटेड है, और जितना बढ़ाएंगे, सॉरी, अगर डिमांड बढ़ेगा तो रेट हमारा कम हो जाएगा, डिमांड घटेगा तो रेट बढ़ जाएगा। ओके, प्रायर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दस हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड फॉर एक्सचेंज, जितना हाई होगा उतना लोअर डिमांड उसकी रहेगी। क्लियर है। नेक्स्ट, सप्लाई में क्या है, पॉजिटिवली रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर सप्लाई बढ़ती है तो रेट भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी अगर रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, उसकी इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब देख लेते हैं इस चीज़ को, एप्रिसिएशन कब होता है, पहले वो देख लेते हैं उस रेट को, पहले उस चीज़ को देख लेते हैं कि कैसे एक्सचेंज करने पर कैसा आता है। ये डिमांड सप्लाई है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैं डिमांड को बढ़ाता हूँ तो कैसा आता है। ये मेरी डिमांड कर्व है और ये मेरी सप्लाई कर्व है। अब मैं डिमांड को बढ़ाता हूँ, पहले मेरी डिमांड ये थी, अब मैं डिमांड को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और डिमांड को मैंने जो है कम कर दिया। अब एक्सचेंज रेट पर देखते हैं क्या है। ये था मेरा पहला एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट था मेरा जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट था। जब मैंने डिमांड को बढ़ाया तो मेरा क्या हो गया, रेट भी मेरा बढ़ गया, और मैंने जब डिमांड को घटाया तो मेरा रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो डिमांड को बढ़ाया तो मेरा रेट क्या हो गया, बढ़ गया, और डिमांड को जब मैंने घटाया तो मेरा रेट क्या हो गया, कम हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या है, रेट, डिमांड बढ़ा तो रेट बढ़ा, डिमांड कम हुई तो रेट भी कम हो गया। तो क्या है, ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, इन्वर्सली रिलेटेड नहीं है, करेक्शन है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। डिमांड बढ़ती है तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा, डिमांड कम होती है तो रेट भी क्या है, कम हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डिमांड बढ़ा तो रेट बढ़ गया, डिमांड कम हुआ तो रेट भी मेरा कम हो गया। सप्लाई का देखते हैं, करेक्शन है, वहाँ पर मैंने इन्वर्सली लिखा हुआ था, वो करेक्शन कर लीजिएगा आप, ठीक है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। सप्लाई का देखते हैं, एक्स वाई, सप्लाई का देखते हैं यहाँ पर, ये मेरी सप्लाई कर्व है, ये मेरी डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व को मैं पहले बढ़ाता हूं, बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, बढ़ाता हूं तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, घटाता हूं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अब देखेंगे मेरा एक्सचेंज रेट जो था, मेरा एक्सचेंज रेट जो था पहले ये था, ये मेरा एक्सचेंज रेट था, मैंने सप्लाई को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब सप्लाई इंक्रीज हुआ तो मेरा रेट क्या हो गया, मेरा रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मेरा रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब मैंने सप्लाई को डिक्रीज किया तो मेरा रेट क्या हो गया, जरा देखिए, मेरा रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दिखा कि नहीं दिखा। तो बेसिकली ये क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, इसमें इन्वर्स रिलेशन है, किसमें, सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट में। क्लियर है कि नहीं है। अगर सप्लाई बढ़ती है तो मेरा रेट कम होता है, सप्लाई घटती है तो मेरा रेट बढ़ जाता है, जैसे कि आप इससे देख पा रहे हो। तो करेक्शन कर लीजिएगा वहाँ पर, ओके, वहाँ पर वो गलत लिखा हुआ है, जहाँ से देखेंगे तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड। क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ, अगर आप इस तरह देखो कि अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ा दी तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ा हुआ है मार्केट में, तो आप डिमांड कम करोगे कि ज़्यादा, हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर फॉरेन एक्सचेंज का रेट मार्केट में कम है तो हम सप्लाई ज़्यादा करेंगे। तो इस तरह वो ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अगर डिमांड को पहले रखते हो, रेट को बाद में, तो वो क्या आ जाएगा, अलग बदल जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अगर उसको रिवर्स करते हो तो आप। क्लियर है। चलो, अब एप्रिसिएशन कब होता है, जब रेट क्या होता है, कम होता है। रेट कम होता है तो एप्रिसिएशन। अब रेट कहाँ कहाँ पर कम होता है,
It is situation of a fall in exchange rate. Less rupees are needed to buy $1 cause increase in supply. सप्लाई को जब बढ़ाते हैं तो तब फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या होता है, कम होता है, देखा हमने. और डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में डिक्रीज करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कम होता है. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया. डिमांड में अगर डिक्रीज करते हैं तो करेंसी की अप्रिशिएशन होता है, डिमांड को डिक्रीज करते हैं और सप्लाई को बढ़ाते हैं तो अप्रिशिएशन होता है, यानी रेट बढ़ घटेगा. इस केस में यहाँ पर रेट क्या होगा, बढ़ेगा डिप्रिशिएशन के केस में. याद रखना अप्रिशिएशन और डिप्रिशिएशन में थोड़ा सा फर्क है. वो फर्क ये है, ये गवर्नमेंट फिक्स नहीं कर रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है और वहाँ पर गवर्नमेंट फिक्स करती है. ओके, इट इज सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट यहाँ पर बढ़ेगा, ज़्यादा रुपीज़ चाहिए $1 को खरीदने के लिए. कॉजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज इन डिमांड, ऑपोजिट डिमांड इंक्रीज होगी यहाँ पर और यहाँ पर सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. आप जो है आप वीडियो को पीछे करके वो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने कर्व बनाया था डिमांड और सप्लाई का, क्लियरली वहाँ पर देख सकते हैं. क्लियर एवरीबॉडी. ये था अप्रिशिएशन ऑफ डेप्रिशिएशन. नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड. क्यों चाहिए आपको, डिमांड क्यों करते हो आप फॉरेन एक्सचेंज, क्या ज़रूरत है हमें फॉरेन करेंसी की. रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉन्स, लॉन्स को रीपेमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंपोर्ट्स करने के लिए अगर बाहर से कुछ खरीदना है तो, डायरेक्ट परचेज करने के लिए बाहर से कुछ मशीनरी वगैरह, ग्रांट्स एंड डोनेशंस देने के लिए या फिर देने के लिए किसी को आप मदद करना चाहते हो. पेमेंट्स ऑफ इनकम्स, आप वहाँ पर आपके यहाँ पर कोई वर्क कर रहा है अब्रोड में आकर तो उसको आप पेमेंट करते हो. एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग क्या मतलब, आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि फ्यूचर में डॉलर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, उस पर आप सट्टा बाजारी करते हो. क्लियर है. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सप्लाई कहाँ से होती है फॉरेन एक्सचेंज की, एक्सपोर्ट्स करते हैं तो पैसा हमारे पास आएगा फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी में, डॉलर्स में. इन्वेस्टमेंट आती है बाहर वर्ल्ड से तो पैसा हमारे पास आएगा. डायरेक्ट परचेज होती है बाहर वर्ल्ड से, वो खरीदते हैं. इन लोन्स बाहर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आती हैं हमारे पास, लोन देते हैं हमको. ग्रांट्स एंड डोनेशंस हमको वो देते हैं. इनकम रिसीप्ट्स हमको मिलती हैं और साथ में रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स, जो वहाँ पर वो लोग कमाते हैं वो हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, उसको रेमिटेंसेस कहते हैं. तो इस तरह सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ती है. नाउ मैनेज फ्लोटिंग. मैनेज फ्लोटिंग जैसे मैंने कहा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं. तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में वो तैरता रहता है, चेंज होता रहता है. उसको मैनेज कैसे किया जाता है, मैनेज इसको जो करती है वो करती है आरबीआई. आरबीआई क्या करेगी इसको मैनेज करने के लिए, मान लीजिए मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, सेंट्रल बैंक फर्स्ट द रेट इज़ टू हाई, मतलब रेट टू हाई है. जब टू हाई है तो क्या करेगी, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज छोड़ देगी, मार्केट में बढ़ा देगी. जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ना और रेट का घटना ऑपोजिटली रिलेटेड है. तो जो वो बढ़ेगा तो सप्लाई जब बढ़ाएगी, फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व्स टू ब्रिंग डाउन इट, सेल कर देगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो रेट आपका डाउन हो जाएगा. रेट हाई है, रेट हाई है, मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज को सेल करेगी. क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज को आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी. जब फॉरेन एक्सचेंज को सेल करेगी तो सप्लाई रेट की फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इस तरह इसको करेक्ट करेगी आरबीआई मैनेज फ्लोटिंग. अगर वो बहुत ही ज़्यादा लो है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है, लो का मतलब है मान लीजिए रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो क्या करेगी, सप्लाई को अब्जॉर्ब करेगी यानी परचेज करेगी फॉरेन एक्सचेंज को. जब परचेज करेगी फॉरेन करेंसी को आरबीआई तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और जब सप्लाई कम होगी तो मार्केट में रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इट कैन बी कॉल्ड व्हेन इट फाइंड्स इट्स टू लो इट स्टार्ट्स बाइंग टू रेज द रेट. परचेज करना, बाय करना शुरू कर देगी आरबीआई. याद रखना, रेट ज़्यादा है तो सेल कर देगी, रेट कम है तो बाय करेगी फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई. इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम. मिक्सचर क्यों कहते हैं इसको, मैनेज फ्लोटिंग को, क्यों इसमें गवर्नमेंट भी इनिशिएट ले रही है, वॉलंटरी डिसीजन कर ले रही है और वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू भी वर्क चल रहा है. समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए इसको मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है. क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वीडियो को पोज कर कर ध्यान से देखिए, स्लो में देखिए, ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है, और कॉन्सेप्ट्स को समझिए. नेक्स्ट क्लास में हम इसी का नेक्स्ट रिलेटेड टॉपिक है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, वो डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.